it on chapter 1. Were you able to understand it? Yeah, ma'am. I have seen your video yesterday. Just a bit behind in revision. Okay. Concepts are clear in chapter 1. All right. Just need to revise it. Okay. But otherwise, the classes you signed up for are in Urdu and Hindi, right? Yes, ma'am. मैम हिंदी आती है ऐसा कोई बात नहीं. Just give me a minute. इसको chapter 2 पर लेकर आ जाऊँ. एक्चुअली मुझे आपकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी कि आपने क्लास ज्वाइन कर ली है, वरना मुझे ईमेल आ जाती है तो मुझे पता चल जाता है. बट आज मुझे ईमेल नहीं आया. आई डोंट नो व्हाई. कभी कभार जीमेल वाले बड़ी देर से नोटिफिकेशन भेजते हैं. अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करें. चैप्टर 2 इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन. ठीक है. अब इसमें मैं थोड़ा सा बिल्कुल पीछे से पिछली चैप्टर से लेकर चलूंगी. ये सबसे पहली चीज तो हम लोगों ने अभी तक ऊपर क्या क्या डिस्कस कर लिया, उसको गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी जल्दी. इंग्लिश सिस्टम हमने डिस्कस किया था पहले चैप्टर में. अच्छा, जो आपको मैंने रिकॉर्डिंग दी है उसमें एक इशू ये था कि वो बीपीपी की बुक से थी रिकॉर्डिंग. ठीक है, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं होगा. कप्लान ही थी शायद. कैप्लन थी. अच्छा, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद आ रहा था वो बीपीपी थी या मेरे अपने नोट्स थे. मैम आपकी नोट्स थी और कप्लान थी. अच्छा, फिर ठीक है. अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में तो ये डिस्कस कर लिया था कि इकोनॉमिक, लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल और जनरली क्या क्या सेटअप होता है. उसके बाद हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ लॉ कहाँ पे राइज होता है. हमने ये डिस्कस कर लिया था कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस होता है, ये डिस्कस कर लिया था ना हमने. उसमें शरिया लॉ क्या होता है ये भी डिस्कस कर लिया होगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई थी, मतलब जितना हमने रिवाइज किया है. इसमें लाइटेस्ट क्वेश्चन भी है तो वो मुझसे पूछ लें. मैम थोड़ी सारिया लो में दिक्कत हो रही थी. वो मैम जैसे कि वहाँ पे सम टर्मिनोलॉजी है, वो सब मतलब उसको याद ही रखना पड़ेगा कि ये बस जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज है. उसमें से सारिया लॉ से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे, लाइक आदि टाइप, और मतलब दो टर्मिनोलॉजी सब है मैम. जैसे कि जैसे मतलब स्कूल्स होते हैं ना मैम, याद ही नहीं होते हैं. स्कूल ऑफ थॉट वो याद रखने पड़ेंगे. उसकी वजह ये है कि अब शरिया लॉ बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहे हैं. मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज में शरिया लॉ अप्लाई हो रहा है. और इसके अलावा भी जो मुस्लिम कंट्रीज नहीं भी है ना, तो उनके लॉ में कहीं ना कहीं वो इधर से लॉ उठा है. जैसे इंग्लिश लॉ में अगर आप मैं अगर बात करूं यूएसए और यूके की, तो मसला ये है कि वो हमें, जो अंग्रेज अवाम है, वो हमें गलत चीज बताकर खुद सही ट्रैक पे चली जाती है. तो वो किस तरीके से करते हैं, वो साइंटिफिकली भी प्रूव करते हैं, और जो शरिया लॉ में लिखा होता है ना, वो उसको एक्चुअली प्रूव करते हैं, और फिर वो उस चीज को फॉलो करने स्टार्ट हो जाते हैं जब तक वो कोई और ट्रेंड लेकर आ चुके होते हैं और हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है, तो शरिया लॉ बहुत सारी जगह पे फॉलो हो रहा है. इस नाम से फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन वो उसको इंक्लूड जरूर कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको याद तो करना पड़ेगा. अब इसमें कोई ऐसी चीज है जो समझ ही नहीं आई तो वो मुझसे आप पूछ ले, वो मैं अभी समझा देती हूँ, कोई मसला नहीं है. नहीं अभी तो नहीं है मैम. वंस मैंने रिवीजन नहीं किया है, रिवीजन करने के बाद ही फिर से समझ नहीं आएगी, तब आपके फिर आपको पूछूंगा. ठीक है, कोई मसला नहीं. तो उसके बाद ये सारी आर्बिट्रेशन और जितने भी
ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएन, सिट्रल, आईसीसी, डब्ल्यूटीओ, ऑल ऑफ देम, ये सब डिस्कस किया हुआ था। खैर, अब हम आ जाते हैं बैक टू चैप्टर 2, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब ये जो पहली चीज है, मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन होती क्या चीज है, पहले तो अगर आपको ये पता हो तो मुझे अपनी तरफ से थोड़ा सा बताइएगा कि आर्बिट्रेशन होती क्या चीज है। झगड़ा, कुछ भी आइडिया अगर हो। माइट भी झगड़ा, फाइटिंग आर्बिट्रेशन, होगा। अच्छा, आर्बिट्रेशन असल में एक ऐसा प्रोसीजर होता है कि जिसके थ्रू आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। डिस्प्यूट यानी वही झगड़ा, उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि भाई हम दोनों के बीच में खड्डा हो गया, तो कोई तीसरा बंदा जो हमारा म्यूचुअल होना चाहिए, जो आपको भी जानता हो, जो मुझे भी जानता हो, फॉर एग्जाम्पल दी आईप्रो एडमिन, जिनसे आपने भी कांटेक्ट किया था और जिनका मेरे से भी कांटेक्ट है, तो हम उनको बिठा लेंगे कि भाई आप जो है वो हमारा फड्डा रिजॉल्व करवाएं। ठीक है, आई होप यू गेट व्हाट आई मीन बाय फड्डा। इट्स बेसिकली झगड़ा ओनली। तो हम उनको कहेंगे कि भाई मैम आप बैठिए, आर्बिट्रेशन आप हम मतलब, दोनों की स्टोरी। जी जी, मैम आर्बिट्रेशन मतलब बोलिए। झगड़ा को सॉल्व करने का मेथड हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्बिट्रेशन में ये होता है कि जो एक बंदा होता है या जो भी टीम होती है, वो दोनों की स्टोरी सुनेगी और दोनों की स्टोरी सुनने के बाद वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये इस सेंस में इन्होंने दिया हुआ है कि भाई अब जब हम लॉ की बात करते हैं तो लॉ में तो कंट्री का भी लॉ आ जाता है, और एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कैसे बिहेव कर रही है उसका भी लॉ आ जाता है, और विद इन दैट कंट्री अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ खराब तरीके से बिहेव कर रही है तो उसका भी लॉ आ जाता है ना। क्योंकि जब आप पूरी किसी कंट्री की बात करते हैं, अभी हम ग्लोबल लॉ पढ़ रहे हैं, बट अदरवाइज जो दूसरा वेरिएंट है वो यूके लॉ का है। तो ग्लोबल लॉ जनरली हर कंट्री के लिए उन्होंने बता दिया कि भाई ये लॉ होगा जनरली हर कंट्री के लिए। यूके लॉ में ये होता है कि भाई वो स्पेसिफिकली यूके का ही लॉ होता है, तो उसमें वो सिर्फ यूके का ही बता रहे होते हैं। इसी तरह आप नेपाल में आई थिंक रहते हैं, तो नेपाल में अगर आप हैं तो नेपाल के अलग लॉज होंगे, इंडिया के अलग लॉज होंगे, पाकिस्तान के अलग लॉज होंगे। लेकिन जब आप किसी कंट्री के लिए लॉ बनाते हैं तो उस कंट्री के लॉ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान का मैं बना दूं कि भाई इंडिया को पाकिस्तान के साथ किस तरीके से डील करना है, पाकिस्तान ने यूएसए के साथ किस तरीके से डील करना है। सिर्फ ये लॉ नहीं बनेगा, लॉ ये भी बनेगा कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए या नेपाल के अंदर रहते हुए अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो वो दूसरी कंपनी के साथ किस तरीके से डील करेगी, तभी तो कंट्री चलेगी। अगर कंट्री में मैं लॉ सिर्फ बाहर के रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बना रही हूँ, तो मेरी कंट्री सही से कैसे चलेगी। कंट्री के अंदर भी तो लोग रहते हैं, वो भी तो आपस में डील करते हैं। अगर मैं उनके लिए लॉज नहीं बनाऊंगी तो वो तो मसले करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, आगे बढ़ जाओ। यस मैम। अब इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आर्टिकल 1 सबसेक्शन 3 ऑफ आर्बिट्रेशन, इसमें इन्होंने इंटरनेशनली आर्बिट्रेशन का बताया हुआ है कि भाई अगर पार्टीज जो है वो आर्बिट्रेशन लेना चाहें तो वो किस सूरत में लेना चाहेंगे। आर्बिट्रेशन के लिए अगर कोई पार्टी जाना चाहती है तो वो किस सूरत में जाना चाहेगी। वो सूरत में ही जाएगी जब वो आपस में बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं और कोई डिस्प्यूट आ जाए या कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिसमें वो कोई कंक्लूजन ना निकल रहा। आप और मैं, आप एक बिजनेस रन करते हैं, मैं एक बिजनेस रन करती हूँ, हम दोनों चाह रहे हैं कि हम अपनी कंपनीज मर्ज कर लें, हम दोनों एक साथ काम करें, लेकिन एक जगह पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब उस एक जगह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम सारे अपना रिलेशन भी नहीं खराब कर सकते, हम बिजनेस रिलेशन तोड़ तो नहीं सकते। तो हम एक आर्बिट्रेटर बिठा देंगे और उसको बोलेंगे कि भाई आप हम दोनों की बात सुनो, और जो आपको सही लगता है ना
या जो आपको लॉजिकल लगता है आप वो बता दो कि ये डिसीजन बेहतर है आप दोनों के लिए, हम उसको मान लेंगे। बात समझ आ गई? सही। अब दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि और वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज सिचुएटेड आउटसाइड द स्टेट। वही चीज जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि इंटर कंट्री रिलेशंस की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर आप नेपाल में बिजनेस कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हूँ, मैं आपको कोई चीज भेज रही हूँ जो कि आप नेपाल में ही आगे बेचेंगे, तो अगर हम दोनों का किसी बात पे डिस्प्यूट अगर हो गया है तो उसके लिए भी मुझे हो सकता है इंडिया से कोई बंदा बुलाना पड़े, वही जिसको मैं कह रही थी कि हमारे जो एडमिन है हम उनको बिठा लेंगे कि भाई आप हम दोनों का डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब आर्टिकल 3 ये कहता है कि अगर तो पार्टीज कह रही है कि भाई हम खुद ही पर्सनली डील कर लेंगे, हम खुद ही डिलीवर भी कर देंगे जो भी रिक्वायर्ड है हमसे, हम खुद ही बात भी कर लेंगे, हम खुद ही चीजें रिजॉल्व भी कर लेंगे, तो फिर तो आर्बिट्रेटर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर हमारी कम्युनिकेशन नॉर्मली हो रही हो, अब कभी कभार तो ऐसा होता है ना कि भाई जब आपने एडमिन को कांटेक्ट किया था तो आपका कांटेक्ट मेरे पास तो नहीं था, ना ही आपके पास मेरा कांटेक्ट था कि आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करते थे, तो यू नीडेड एन आर्बिट्रेटर फॉर इट, ताकि वो आपका जो इंक्वायरी है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करवा सके। लेकिन फिर आपको और मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट है रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, जिस तरीके से भी, तो फिर तो हमें आर्बिट्रेटर की जरूरत नहीं है। भले वो अब जैसे अभी जब आपने एडमिशन लेना था तो आपका कोई मेरे साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, नहीं, बट फिर भी आपको आर्बिट्रेटर इसीलिए चाहिए था ताकि वो मेरा कांटेक्ट आपसे करवा दे। तो हर दफा जरूरी नहीं है कि कोई डिस्प्यूट ही हो तभी आर्बिट्रेटर की जरूरत हो, कभी कभार आर्बिट्रेटर इसलिए भी जरूरी होता है ताकि कांटेक्ट हो सके गिवन पर्सन से। ठीक है, लेकिन जब आपका और मेरा दोनों का कांटेक्ट है ऑलरेडी, तो फिर तो एडमिन की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं, तो हम आपस में बात करके जो भी डिस्कशन करना है वो हम खुद ही कर सकते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 4 ही कहता है अ पार्टी वेव्स हिज राइट टू ऑब्जेक्ट टू नॉन कंप्लायंस विद दिस मॉडल लॉ or an aspect of the arbitral agreement if he does not make his objection without undue delay। कभी कभार आप आर्बिट्रेशन में भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। भाई अगर मैंने एडमिन को बोला कि भाई आप मेरी साइड ऑफ द स्टोरी भी सुनो और आप मुकेश की भी साइड ऑफ द स्टोरी सुनो, और उन्होंने सुन लिया, उन्होंने डिसीजन आपके फेवर में दिया और मुझे वो डिसीजन समझ नहीं आया, तो मैं उस पर भी ऑब्जेक्ट कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो कि डिसीजन आज लिया है, सारा काम हो गया, उसके एक साल बाद मैं बोलूं आपने वो डिसीजन गलत दिया था, मुझे तो उस पर ऑब्जेक्शन है। टाइम खत्म हो गया ना मेरा ऑब्जेक्शन करने का, फायदा ही नहीं है। अब एक साल बाद मैं क्यों ऑब्जेक्शन करूं? अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, उस बंदे ने डिसीजन ले भी लिया, हमने काम कर भी लिया, सब चीजें हो गई। अब मैं क्योंकि रिजल्ट्स मेरे हिसाब से नहीं आए तो मैं कह रही हूँ कि भाई आपने उस दिन उस दिन डिसीजन सही नहीं दिया था, तो मैं तो इस चीज पर ही ऑब्जेक्ट कर रही हूँ। बात समझ आ रही है? ऑब्जेक्शन अगर आपने करनी है तो आप इसी टाइम लिमिट में ऑब्जेक्ट करना। हो सकता है कि आर्बिट्रेटर मुझे टाइम देते कि भाई 2 दिन का टाइम है, ऑब्जेक्ट करना हो तो 2 दिन के अंदर मुकेश आप भी सोच लीजिएगा, विशा आप भी सोच लीजिएगा, उसके बाद आइएगा, ऑब्जेक्शन करनी हो तो ऑब्जेक्शन सही, वरना अगर आप दोनों अग्री करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करें और काम स्टार्ट करें। तो अगर उसने मुझे 2 दिन का टाइम दिया तो उस 2 दिन में ही मुझे सोचना है और उसी में मुझे ऑब्जेक्ट करना है या मुझे अग्री करना है। ठीक है। देन आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में
वो ये कह रहा है कि अगर कोर्ट इंटरवीन करना चाहे भी तो नहीं कर सकता, ठीक है। वो कह रहा है कि नो कोर्ट शैल इंटरवीन इन मैटर्स कवर्ड बाय दिस लॉ। आर्बिट्रेशन लॉ ने जो कवर कर लिया, अब कोर्ट उस पर इंटरवीन नहीं करेगा। अच्छा, किस सूरत में नहीं करेगा? अगर आर्बिट्रेशन लॉ ने, मॉडल लॉ ने सही डिसीजन दे दिया है तो फिर कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत क्या है? हाँ, अगर मैं ये कह रही हूँ कि भाई कोई ऐसा लॉ मैंने अप्लाई कर दिया जो बिल्कुल उल्टा लॉ अप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो भूखा था, ठीक है, शरिया लॉ की बात कर रही हूँ, शरिया लॉ से एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक बंदा जो भूखा था, उसने अगर चोरी कर ली खाने की, पैसे की चोरी नहीं की, उसने खाने की चोरी की, भूखा था तभी खाने की चोरी करेगा ना। अगर किसी का पेट भरा हुआ है, उसको सारा खाना मिल रहा है 3 टाइम का, तो वो चोरी तो नहीं करेगा खाने की, ऐसे ही है भाई। आपको, मुझे, हम दोनों को ऊपर वाले की तरफ से खाना 3 टाइम का मिल रहा है, हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राइट, वी आर थैंकफुल फॉर इट, ऐसा ही है। अगर कोई गरीब इंसान जिसको 2 दिन से 1 वक्त का खाना ना मिला हो, तो वो अगर खाने की चोरी कर रहा है, वो किसी का खाना चुरा कर खा रहा है, और मैं उसको बस ये देख लूं कि यार इसने चोरी किया, और शरिया लॉ के मुताबिक मैं उसका हाथ काटने की सजा दे दूं आर्बिट्रेशन लॉ के हिसाब से, क्योंकि जाहिर है अब पहले के दौर में ये होता था, हो सकता है कि नेपाल में भी ऐसा होता, इंडिया में भी ऐसा ही होता था, और पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता था कि क्योंकि हम लोग छोटे छोटे विलेजेस में रहते थे, तो यहाँ पर जो है, जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो डिसीजन लेते थे, वो दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनते थे, और फिर वो डिसीजन लेते थे कि भाई इसको ये सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। आई डोंट नो अगर आपने इस तरीके से सुना है या एक्सपीरियंस किया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट यहाँ और इंडिया में ऐसा ही होता है कि जो विलेज में रहते हैं, हम तो क्योंकि सिटी में रहते हैं तो हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वी नो द स्टोरी, क्योंकि विलेज में जो रहते हैं वो बताते रहते हैं। तो होता ही कि हम विलेज यहाँ में जो बड़े पंचायत बुजुर्ग बोलते होते हैं हैं ना, यहाँ दे पे। आर, हाँ पंचायत, बिल्कुल ऐसे ही होता है, इधर भी यही बोलते हैं, पंचायत बैठती है। तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं कि भाई इसको इस तरीके से सजा मिलेगी, ठीक है। तो अब आपने, अगर वो बेसिकली आर्बिट्रेशन ही होती है, दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनकर फिर वो डिसीजन लेते हैं। अब अगर ये गरीब आदमी किसी बड़े बुजुर्ग का खाना चुरा कर खा रहा है, तो बड़ा बुजुर्ग उसकी स्टोरी थोड़ी सुनेगा, वो पंचायत बिठा भी दे, डिसीजन तो उसने खुद ही नहीं लेना है, पंचायत का हेड भी तो वही है, और उसी के घर से चोरी की है खाना। बात समझ आ रही, पिक्चर समझ आ रही है जो मैं दिखाना चाह रही हूँ? हाँ। अब अगर उसी के घर से चोरी करी और वही लॉ मेकर था उस विलेज का, तो वो उसकी साइड ऑफ द स्टोरी थोड़ी थोड़ी सुनेगा, वो ये बोलेगा इसका हाथ काट दो। शरिया लॉ के मुताबिक यही होता है कि हाथ काट दिया ज्यादा चोरी करता है। सऊदी अरब में यही होता है कि उंगली काट दी जाएगी, हाथ काट दिया जाएगा। ईरान चले जाए, इराक चले जाए, सऊदीया चले जाए, उधर यही होता है। अब उस बंदे ने तो असल में कोई गलत काम इस सेंस में नहीं किया था, वो तो अपनी जान बचा रहा था भाई। 2 दिन से भूखा इंसान, वो तो बिल्कुल मरने वाली हालत पे होगा ना इस वक्त, क्योंकि उसको खाना ही नहीं मिला 2 दिन से। तो अगर वो खाने की चोरी कर रहा है तो वो इस वक्त उसके लिए सही है, क्यों? क्योंकि वो अपनी जान बचा रहा है। वो और कोई, उसने और कोई तो चोरी नहीं करी, उसने ये नहीं बोला कि मैं उस बंदे का सोना भी ले लूं घर से, उस बंदे के घर पे जितनी गाड़ियां हैं वो भी चोरी कर लूं, उस बंदे के घर पे जितना पैसा है वो भी चोरी कर लूं, ऐसा तो उसने नहीं बोला ना। उसने तो सिर्फ खाना चोरी किया, वो भी उतना जितने जितनी उसकी भूख थी, ठीक है। तो इस वक्त अगर वो पंचायत ये कहती है कि हम इसका हाथ काट देंगे और कोर्ट को पता चल जाता है, तो कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। लेकिन अगर वो सही
डिसीजन लेते वो उसको कोई सजा ना देते, उल्टा उसको खाना ही दे देते और मजीद खाने को, तो कहते कि भाई तुम अपने घर के लिए भी खाना लेकर जाओ यहाँ से, तो फिर तो कोर्ट को इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? नहीं क्योंकि करना पड़ेगा। अब तो लॉ सही लिया है ना, अब तो सही लॉ अप्लाई किया उन्होंने। उस वक्त पहले जो अप्लाई लॉ जो अप्लाई कर रहे थे वो गलत लॉ था। क्यों? क्योंकि हाँ आपने डिसीजन ही सही नहीं लिया, वो बंदा तो अपनी जान बचा रहा था। और शरिया लॉ के मुताबिक जान बचाना इज ऑब्लिगेटरी। आई एम नॉट श्योर अगर आपको वाजिब का मतलब पता है नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश टर्म यूज कर रही हूँ, ऑब्लिगेटरी है जान बचाना। तो शरिया लॉ के हिसाब से जब कोई चीज जान के ऊपर आ जाए ना अपनी, कि भाई जिंदा नहीं रह सकते, हाँ तो जो चीज आपके लिए हराम है ना, even Quran, even the Sharia allows that to be halal. For example, I give you a very small example. Horse का जो मीट होता है, हॉर्स का मीट आपने नहीं सुना होगा, कोई भी खाता होगा, हाँ हाँ। ठीक है? तो वो नहीं। हराम है फॉर मुस्लिम्स, इट इज हराम, we can't eat it. But if somebody is so hungry that he is dying of hunger, मर रहा है वो भूख से, तो अगर तो घोड़े वो का भी खा गोश्त सकता है। खाना पड़े ना तो वो खा सकता है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ आपको जान बचानी होती है, ठीक है? बिकॉज आपकी जो लाइफ है, हाँ इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉ इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू, यू कांट जस्ट लेट इट गो, which is why suicide is not allowed in Islam, because again we consider our life as a blessing from the God, ठीक है? समझ तो अगर कोई ऐसा मसला आ जाए कि जिसमें आप इतने भूखे प्यासे हैं कि आप अब आपको लग रहा है कि बस अब मैं खत्म हो जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगी, तो फिर आपके लिए जो हराम था ना पहले, वो अब आपके लिए हलाल है। सिर्फ लेकिन इतना नहीं खाना कि आप बोलेंगे अब तो हलाल हो गया, तो हॉर्स का मीट आप खा भी रहे हैं और दूसरे को भी खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ उतना खाना है कि जितने से आपको ऐसा लगे कि बस अब मैं जिंदा रह सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर वो अगेन गया। आपके लिए हराम हो जाएगा। मेक सेंस? यस। Alright. Now, moving on, arbitration agreement. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में वही चीज के पार्टीज आपस में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करवाती हैं। लीगल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्चुअल ना भी हो, जनरल रिलेशनशिप भी हो आपका, उसको भी वो रिजॉल्व, कोई डिस्प्यूट हो अगर इसमें तो वो रिजॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब आर्टिकल 7 ही कह रहा है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जब आप कर रहे हो तो ये अग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। पहली चीज राइटिंग में, क्यों? ताकि पता चल जाए कल को, अब जैसे अगर आर्बिट्रेटर ने मुझे बोला है कि भाई आप 2 दिन का टाइम ले लें, और आपको अगर मुकेश के एंड से कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज करना हो तो अभी कर लें, और हमारे डिसीजन पे कोई ऑब्जेक्शन अराइज करना हो तो भी आप 2 दिन के अंदर कर लें। सेम एग्जांपल जो मैं पहले दे रही थी उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ उधर, ठीक है? हाँ अब मैं कल आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भाई आपने जो डिसीजन लिया है वो सही नहीं लिया। अच्छा, क्यों बोल रही हूँ? मैंने उनकी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न करके उनको बोला कि आपने तो ये डिसीजन लिया था, समथिंग दैट दे हैड नॉट टेकन। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बोला कि भाई मुकेश से आपने ये चीज ली थी, अब मुकेश को ये वापस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? उन्होंने ये हाँ। डिसीजन लिया था, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। ठीक है। मैं कल आती हूँ और मैं बोलती हूँ कि नहीं, आपने मुझे ये बोला था कि मुकेश को ये चीज वापस भी करे और 50,000 रुपए भी दे। अब क्या हुआ? उन्होंने तो ये डिसीजन नहीं लिया था, उन्होंने तो सिर्फ ये बोला था कि आप मुकेश को ये चीज वापस कर दें, ठीक है?
बट क्योंकि उन्होंने राइटिंग में लिखा हुआ ही नहीं था, तो ना ही प्रूफ उनके पास था, ना ही प्रूफ मेरे पास था, और ना ही प्रूफ आपके पास था। तो अब जो बात मैंने बोली उसी को कंसिडर किया जाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि सबसे लेटेस्ट बात तो फिर मैंने बोली है ना। राइटिंग में तो कुछ भी नहीं था, क्या प्रूफ दिखा सकेंगे भाई मैंने ये बात नहीं बोली थी, या आर्बिट्रेटर बोले कि मैंने ये बात नहीं बोली थी, मैंने तो सिर्फ बोला था मुकेश को वो चीज वापस कर दें। इसीलिए राइटिंग में होना चाहिए सब, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर डिसीजन, हर डील आप राइटिंग में करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पार्टी से उस डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लें, ताकि कंफर्म हो जाए कि इन दोनों ने इस बात पे अग्री कर लिया, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद results in any court action being referred, अच्छा इन्होंने क्या बोला कि under article 7 an arbitration agreement results in any court action being referred to arbitration by the court। अच्छा कोर्ट कब इसमें इंटरफेयर कर सकता है, जब आर्बिट्रेशन के लिए कोर्ट ने ही बोला हो। कोर्ट ने बोला है कि भाई हम इस पे डील नहीं कर सकते, आप आर्बिट्रेशन के थ्रू डील करवा, ठीक है। तो तब कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। इन्वॉल्व किस तरीके से होगा, वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो है वो ओवरसी कर रहा होगा आर्बिट्रेशन की। तो खुद क्यों नहीं डील कर रहा, प्रोबेबली बिकॉज द कोर्ट इज वेरी बिजी, या कोर्ट के पास इससे बड़े केसेस हैं डील करने के लिए, ये थोड़ा छोटा केस था, ये थोड़ा यू नो आसान केस था, या कह लें कि थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट केस था इन द आईज ऑफ कोर्ट, तो उन्होंने आर्बिट्रेशन को दे दिया कि भाई आप इसको डील कर लें, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, मतलब मैम इसमें कोर्ट डिसीजन कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन कोर्ट दो सूरतों में इंटरफेयर करेगा। एक तो जब कोर्ट ने खुद बोला हुआ कि भाई आप आर्बिट्रेशन की तरफ चले जाएं, ठीक है, और दूसरा जब लॉ सही फॉलो ना हो रहा हो तो फिर कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, हाँ, ठीक है। उसके अलावा कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा। अब वो कह रहे हैं अंडर आर्टिकल 9 इट इज डिक्लेयर्ड दैट इट इज नॉट इनकम्पैटिबल विद एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट फॉर अ पार्टी टू रिक्वेस्ट before or during the arbitral proceedings from a court an interim measure of protection and for court to grant such a measure। क्या बोल रहा है ये, वो कह रहा है कि आर्टिकल 9 के मुताबिक आप आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के दौरान कोई भी पार्टी, आप या मैं, क्योंकि अभी तो एग्जांपल हम दोनों की चल रही है, तो आप या मैं दोनों में से कोई भी हाँ, रिक्वेस्ट कर सकता है कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान या उससे पहले या उसके बाद में कोर्ट प्रोटेक्शन दे, या तो आपको या मुझे, जो भी रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। हम दोनों में से जो भी रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को, कोर्ट उनको प्रोटेक्शन दे। किस चीज की प्रोटेक्शन दे, जो भी चीज हमें रिक्वायर्ड है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आर्बिट्रेशन हो रही होती है लेकिन वो ब्लड मनी की हो रही होती है। अच्छा मैं आपको यहाँ पे पाकिस्तान में जो केस हुआ था आज से around 10 years ago, I believe 10 years ago, there was this case कि जहाँ पर जैसे वो लोग होते हैं ना जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है एंड दे आर नॉट हाँ, वेरी एजुकेटेड, ठीक है। यस तो यस, उनमें से ही कुछ लोग थे, दो फ्रेंड्स थे, जिन्होंने एक केस था शाहजेब कत्ल केस, शाहजेब किलिंग, यू कैन इवन चेक इट ऑन गूगल, शाहजेब खान किलिंग, ठीक है। तो वो आपको पाकिस्तान का ही दिखाएगा। तो उसमें ये था कि the two guys were after Shahzeb Khan's sister, ठीक है। They were basically bullying his sister and Shahzeb हाँ, Khan took an action against them। एक्शन किस तरीके से कि वो उसने जाकर एक डिस्प्यूट खड़ी कर दी उनके साथ। अब वो लोग आए हुए थे गन्स के साथ,
और शाहजेब खान was not fully loaded, उसके पास कोई गन वन नहीं थी। वो अपनी बहन को बचाने के लिए नीचे गया उनसे लड़ने के लिए, और उधर उन्होंने उसको मार दिया। ठीक है, अब काफी टाइम तक ये केस चलता रहा। आफ्टर दैट, बिकॉज शाहजेब खान डाइड और ये केस चला, तो जो दो दोस्त थे उन दोनों को जेल में बंद कर दिया। एंड आफ्टर दैट, बिकॉज दे वर पीपल जिनके पास बड़ा पैसा था और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड और फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसको एट दैट टाइम, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने उसको रिलीज कर दिया। अब वो रिलीज तो कर दिया, लेकिन रिलीज करने के बाद शाहजेब खान तो मर चुका था, लेकिन उसकी फैमिली तो अभी तक जिंदा थी। एंड शाहजेब खान वाज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके अलावा 2 सिस्टर्स थी उसकी। तो अब फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड वाज दैट आई गॉट टू नो दिस फ्रॉम एन इंटरनल सोर्स, बिकॉज माय आंट, मेरी जो आंटी थी, वो शाहजेब खान की मदर के साथ हज पर थी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट रिचुअल्स है मुस्लिम्स का, सऊदी अरेबिया में जो होता है। तो वहां पर वो हज पे गई हुई थी, तो शाहजेब खान की मदर भी साथ थी। अच्छा, शाहजेब खान के जो मामू थे, अंकल कह लें आप उनको, तो वो भी उधर ही थे। ही वाज सपोर्टिंग शाहजेब फैमिली एट दैट टाइम, क्योंकि शाहजेब खान का तो मर्डर हो चुका था। So what happened was कि after they went back, they came back from Hajj to Pakistan, तो शाहजेब खान के मामू को हार्ट अटैक आया एंड ही पास्ड अवे। नाउ देयर इज नो सपोर्ट इन एनी सॉर्ट। ठीक है, कोई किसी तरीके का कोई मेन का सपोर्ट नहीं था। तो बात इस पर आ गई कि अब शाहजेब खान का ब्लड मनी हम ले लेंगे फ्रॉम दैट पर्सन, जो 2 लोग थे जिन्होंने मर्डर किया था। हम उनसे ब्लड मनी लेकर हम उनसे केस वापस ले लेंगे। ठीक है, ब्लड मनी मतलब? ब्लड मनी ये होता है कि अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, एक पैसे की अमाउंट होती है, वो आप ले लेते हैं एज अ प्रोटेक्शन फॉर फाइनेंशियल मेजर्स। क्योंकि जाहिर है, अगर शाहजेब खान होता तो वो अभी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा होता, वो अपनी फैमिली को इनकम दे रहा होता, वो फैमिली को खाना वगैरह ये सब प्रोवाइड कर रहा होता थ्रू इनकम। बट अब नहीं है वो, तो वो सारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो उनका खराब हो गया। तो ब्लड मनी दिया जाता है कि आप हमारे बेटे का, आप अपने बेटे का खून माफ कर दें। माफ करने का क्या मतलब कि आप उन 2 लोगों को जिन्होंने जो जेल गए थे, अब उनको कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब आपने ब्लड मनी ले लिया। अब आपने उनको ब्लड मनी लेकर माफ कर दिया। आप उनसे पैसे लेते हैं और फिर आप उनको माफ कर देते हैं। ठीक है, you let them go because a lot of people do not have what it takes to take an action, especially when you come from a middle income background, तो आप एक्शन नहीं ले सकते in most of the countries. इंडिया, पाकिस्तान, आई थिंक नेपाल में, आई एम नॉट श्योर नेपाल का क्या सिनेरियो है, बट इंडिया पाकिस्तान में यही सिनेरियो है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो हैज अपर हैंड एंड ही कैन डू एनीथिंग। बट जिसके पास कम पैसा है वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, वो दब जाता। तो यही इशू उनके साथ भी हुआ। अब जाहिर है वो अपने आप को भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे, वो किसी और को, यानी अब किसी से हेल्प भी नहीं दे सकते थे। सो दे हैड टू लेट गो ऑफ द केस एंड दे टुक द ब्लड मनी कि भाई अब हमने ब्लड मनी ले लिया, अब तो केस हो ही नहीं सकता ना। अगर आपने ब्लड मनी ले लिया तो अब आप कल को, लेट्स से आपने आज पैसे ले लिए उनसे, अब कल आप सुबह उठते हैं कि नहीं मुझे वापस से केस करना है, तो अब आप केस कर नहीं सकते क्योंकि अब आप ब्लड मनी ले चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल।
तो ये इस तरीके की जो प्रोटेक्शन है ना, ये कोर्ट हमें देती है कि भाई जब समझ तक गया। अब शाहजेब खान के जब तक केस चल रहा था वो वाला, तब तक कोर्ट ने उनको प्रोटेक्शन दी होगी। उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया होगा कि भाई हमारे बेटे का मर्डर हुआ है तो आप हमें प्रोटेक्शन दो। उन्होंने, कोर्ट ने प्रोटेक्शन दी भी होगी, तभी तो वो जो दो फ्रेंड्स थे उन्होंने कुछ नहीं किया उनके साथ, वरना हो सकता है उनका भी मर्डर हो चुका होता। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल इन वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है। बट वंस एवरीथिंग इज सेटल्ड, ब्लड मनी ले लिया, सब हो गया, तो अब वो प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है उनको, ठीक हो गया। ये सब सेटल हो गया इसमें। हाँ, अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेटर्स, इन्होंने बोला द नंबर शैल बी डिटरमिन्ड बाय द पार्टीज। ये आर्टिकल 10 सबसेक्शन 1 का है। वो ये कह रहा है कि कितने आर्बिट्रेटर्स बैठेंगे वो पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करेंगी कि भाई 2 बैठेंगे, 3 बैठेंगे, 4 बैठेंगे, 5 बैठेंगे, जितने भी बैठेंगे वो हम खुद डिसाइड करेंगे। मैं और आप, हम दोनों पार्टीज हैं, हम दोनों का केस रिजॉल्व करवा रहे हैं आर्बिट्रेटर्स, तो हम दोनों डिसाइड करेंगे। सेकंड थिंग, इफ द पार्टीज डू नॉट डिटरमिन द नंबर, जी जी बोलो। मैम आर्बिट्रेटर्स मतलब जो यहाँ पे बोला है, द नंबर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्टी, मतलब कितने आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए वो डिटरमाइन करेंगे। कितने आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए, वापस से बोलिए, वो डिटरमाइन करेंगे। मैम देखिए, जैसे, जी जी बोले आप। मैम मतलब यहाँ जो बोल रहा है, इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्बिट्रेटर्स द नंबर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्टी, इसका मतलब जिसके बीच में डिस्प्यूट्स हुए हैं वो दोनों मिलके कितना बिल्कुल आर्बिट्रेटर्स होना बिल्कुल चाहिए वो डिटरमाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बोले। अगर अब हमारी एग्जाम्पल में तो मैं और आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट था ना, सॉरी डिस्प्यूट था ना, हाँ तो अगर हम दोनों भी डिटरमिन नहीं कर पा रहे तो फिर क्या होगा कि 3 आर्बिट्रेटर्स होंगे। ये लॉ अच्छा। ने बोल दिया है कि अगर हम दोनों आपस में नहीं कंफर्म कर पा रहे कि कितने आर्बिट्रेटर्स होने चाहिए तो फिर 3 आर्बिट्रेटर्स बैठेंगे। और कोई भी दुनिया में से कोई भी आर्बिट्रेटर आके बैठ सकता है। इसने थर्ड में बोल दिया है कि नो वन शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम बीइंग एन आर्बिट्रेटर ड्यू टू नेशनैलिटी अनलेस द पार्टीज एग्री अदरवाइज। अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई यूएसए से कोई आर्बिट्रेटर नहीं आएगा, आपने भी बोला कि हाँ सही है यूएसए से कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर यूके से भी कोई नहीं आएगा, आपने ये बात बोली, मैंने बोला चलिए यूके से भी कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यूके यूएसए के अलावा दुनिया भर में से कोई भी आर्बिट्रेटर हम ले सकते हैं, ठीक हो समझ गया। अब फोर्थ में वो कह रहे थे पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। अब हम, अगर आपको और मुझे पता है कि भाई हम म्यूचुअली डिसाइड करके आर्बिट्रेटर बिठा सकते हैं तो वेल हाँ एंड गुड, हम उस तरीके से कर लेंगे। अगर हम दोनों को पता है कि भाई हम नहीं कर सकते तो फिर लॉ को फॉलो कर लेते हैं। बट द थिंग इज कि म्यूचुअली डिसाइड करना। फिर if the if the parties do not agree the procedure, each party shall appoint one arbitrator and the 2 arbitrators thus appointed shall appoint the third one। क्या बोल रहे हैं कि अगर पार्टीज प्रोसीजर अग्री नहीं करती, प्रोसीजर क्या, वही चीज कि भाई हम खुद डिसाइड करेंगे आर्बिट्रेटर या हम लॉ को फॉलो करेंगे, अगर इस चीज पे अग्री नहीं कर पा रहे कि क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, तो आप भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दें, मैं भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दूंगी, ये हो गए 2 आर्बिट्रेटर। और वो जो 2 आर्बिट्रेटर्स होंगे वो दोनों म्यूचुअली डिसाइड करके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे, ठीक है। हाँ क्योंकि अगर 3 आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो मसला यही होगा ना कि भाई हम एक, आप एक को जानते हैं, मैं एक को जानती हूँ, और हमारा कोई अगर म्यूचुअल नहीं है तो फिर हम क्या करें, थर्ड को कौन अपॉइंट करेगा। अगर मैं अपॉइंट कर लूँ तो मेरे वाले ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप अपॉइंट करें तो आपके वाले ज्यादा हो जाएंगे, फिर चांस ही होगा कि आपकी साइड ज्यादा नहीं जाएगी। तो इसलिए फिर
उन दोनों के बीच में छोड़ दें कि वो तीसरा अपॉइंट करें, ठीक है। हाँ फिर वो ये कह रहा है कि the relevant court or authority is the one specified by each particular state when enacting the model law, Article 6. वही कह सॉरी मैंने दूसरा पार्ट नहीं पढ़ा सेकंड लास्ट पॉइंट का। वही कह रहा है कि भाई अगर पार्टी फेल हो जाती है आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में विद इन 30 days ऑफ रिक्वेस्ट, आपने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लें, अब मुझसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं हो रहा, आप अपने एंड से आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन मुझसे आर्बिट्रेटर अपॉइंट ही नहीं हो रहा, 30 दिन गुजर गए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कोर्ट या अथॉरिटी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगी। अच्छा, अगर ऐसा हो रहा है कि मैंने भी अपने तौर पे आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, आपने भी कर दिया, अब उन दोनों जिनको हमने अपॉइंट किया है उन दोनों के ऊपर है कि वो तीसरा बंदा अपॉइंट करे, और वो दोनों 30 डेज तक वो दोनों अपॉइंट ही नहीं कर पाए थर्ड पर्सन को, तो फिर कोर्ट या अथॉरिटी जो है वो इंटरवीन करेगी, लेकिन उसके लिए हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ सही। अब जो लास्ट पॉइंट है उसमें वो कह रहे थे रेलेवेंट कोर्ट और अथॉरिटी इज द वन स्पेसिफाइड बाय ईच पर्टिकुलर स्टेट व्हेन एनैक्टिंग द मॉडल लॉ आर्टिकल 6। जब आप आर्बिट्रेशन की बात करते हैं तो जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी होगी ना या रेलेवेंट कोर्ट होगा, सिर्फ वही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैं बैठी भी डेनमार्क में हूँ और मैं कनाडा की अथॉरिटी को कह रही हूँ कि आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दो, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं। इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं मॉडल लॉ, उसके बाद इसको इधर ही स्टॉप कर देंगे बिकॉज मुझे लगता है कि ये कल तक जाएगा चैप्टर। हाँ ये कल तक जाएगा चैप्टर डेफिनेटली, ठीक है। हाँ तो इसको जो पिछला है उसको भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन 2 पे। वो कह रहे हैं क्लेयर फ्रॉम कनाडा एंड डेरिक फ्रॉम डेनमार्क। स्पेलिंग बिल्कुल ही गलत लिखी है इसने, but anyways, have a dispute which has been referred to arbitration. Claire has failed to appoint her arbitrator and Derek requested that she do so 40 days ago. Derek has therefore asked High Court of Denmark to appoint the arbitrator, as Denmark law states that the High Court is the relevant court in relation to this model law. अब अपॉइंटमेंट कैसे होगी? The appointment of an arbitrator may be challenged. क्या कह रहा है कि ये चैलेंज होगा, लेकिन किस तरीके से? If circumstances exist which give rise to justifiable doubts as to his impartiality or independence, or if he does not possess qualifications agreed by the parties. आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट तब चैलेंज होगी कि जब उस आर्बिट्रेटर के पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस नहीं है जो पार्टीज ने कहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और आप अकाउंटेंट हैं, आप भी एसीसी क्वालिफाइड, मैं भी एसीसी क्वालिफाइड। अब इशू भी एसीसी से रिलेटेड ही है, तो आर्बिट्रेटर भी ऐसा ही होना चाहिए जो चार्टेड अकाउंटेंट हो, जिसको एसीसी का पता हो। मैं किसी बीकॉम वाले को या किसी बैचलर्स बीबीए वाले को तो मैं नहीं कह सकती कि भाई आप मेरे लिए आकर आर्बिट्रेशन में बैठ जाओ, ऐसा ही है ना? ठीक है। अब सेकंड केस में वो ये कह रहा है बाय द पार्टी दैट अपॉइंटेड हिम और वाज इन्वॉल्वड इन हिज अपॉइंटमेंट ओनली इफ दैट पार्टी बिकम्स अवेयर ऑफ फैक्ट्स relating to impartiality or qualifications after the appointment has been made. मैंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि भाई ये बंदा तो वो है ही नहीं जो मुझे लग रहा था। क्या मतलब हुआ इसका? इस बंदे ने मुझे क्वालिफाइड ही नहीं, प्रोफेशनल
एग्जैक्टली इसने मुझे फेक डिग्री शो कर दी एसी के क्वालिफिकेशन, बाद में पता चले ये तो फेक है, तो जाहिर है मैं उसको चैलेंज करूंगी फिर थ्रू अ प्रोसीजर अग्रीड बाय द पार्टीज। अगर हम दोनों ने आपस में खुद ही अग्री करा है और खुद ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया है, तो मसला यहीं पर आ जाएगा कि भाई अगर मैंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, आपने भी मेरे साथ आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, लेकिन फिर बाद में हम सोचे यार ये बंदा सही नहीं लग रहा, कोई दूसरा अपॉइंट कर लेते हैं, तो हम दोनों ने खुद ही अग्री किया है इस चीज पे। If the parties have not agreed to a procedure by a party sending a written statement of the reasons for his challenge to the arbitral tribunal within 15 days of becoming aware of who was on the tribunal। क्या बात हुई? अगर 15 दिन के अंदर अंदर हमें पता चल जाता है कि कोई मसला है इस बंदे में, या जो प्रोसीजर हमने यूज किया उसमें कुछ मसला था, तो सही बंदा अपॉइंट नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो भी ये इशू आएगा। Then the challenge is determined by Article 13, subsection 2. The challenged arbitrator, if he resigns from the tribunal as a result of the challenge, मैंने आर्बिट्रेटर को चैलेंज किया कि भाई अगर आपकी डिग्री फेक नहीं है तो आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ, उसने खुद ही रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो अब तो वो चला गया, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब रिजाइन खुद ही कर दिया, इसका मतलब यही था ना कि आपकी नीयत में खोट था, आपका मसला था डिग्री में, ठीक है। फिर the parties to the dispute if they both agree on the challenge। चैलेंज तब होगा कि अगर हम दोनों ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, अब आप कह रहे हैं कि भाई रहने दें, अब आर्बिट्रेटर, मैं कह रही हूँ नहीं ये बंदा सही नहीं है, तब इस पे भी चैलेंज हो सकता है। The arbitral tribunal, if the arbitrator does not withdraw and the parties do not agree, अब इस पे भी चैलेंज होगा कि भाई मैंने उस बंदे को बोल दिया कि आप हट जाओ पोजीशन से, वो कह रहे नहीं मैं नहीं हटूंगा, तो भी तो चैलेंज ही हुआ ना, ये वो अपने आप को चैलेंज कर रहा है, राइट। हाँ Then Article 13, subsection 3, if a challenge is not successful, तो उसमें क्या होगा? Challenging party may request a decision on the challenge from the relevant court। पहली चीज, चैलेंजिंग पार्टी जो है वो डिसीजन के लिए, डिसीजन को वापस से चेक करवाने के लिए कोर्ट को रिक्वेस्ट करें, और जो रिक्वेस्ट है उसके बाद भी अगर मसला होता है तो फिर एक हेयरिंग डिसाइड होगी जो 30 डेज के अंदर अंदर होगी, जो भी डिसीजन लिया है विद इन 30 डेज ऑफ दैट डिसीजन आपको एक हेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आप अपनी बात कहेंगे कि भाई हमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया इस बंदे को, हम क्यों चैलेंज कर रहे हैं आपका डिसीजन, ठीक है। फिर अगर आपने 30 डेज के बाद किया तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी चीज ये कि जिस कोर्ट में डिसीजन लिया गया था उस कोर्ट में अगर अपील करने की इजाजत नहीं है तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और फोर्थ, द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंक्लूडिंग द चैलेंज्ड आर्बिट्रेटर may continue with proceedings while such a request is being made or decided by the court। क्या कह रहा है वो, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, जो चैलेंज आर्बिट्रेटर को भी इंक्लूड करते हुए ही प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू कर रहा है, जबकि आप ये डिसाइड या आप ये रिक्वेस्ट कर चुके थे कि भाई कोर्ट जो है वो डिसाइड कर ले कि मसला क्या है और इस बंदे को हटाना है कि नहीं हटाना, तो फिर भी आपका चैलेंज सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आपने कोर्ट को रिक्वेस्ट तो कर दी, लेकिन फिर भी आपने आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को स्टार्ट करवा दिया ना। अगर आपको इतना ही मसला था आर्बिट्रेटर से तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड ही ना करते, आप उसको स्टार्ट ही ना करवाते प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, बात क्लियर होगी। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ
फिर एन आर्बिट्रेटर may withdraw if he becomes unable to act। अगर आर्बिट्रेटर को लग रहा है भाई मैं बायस्ड हो जाऊंगा एक की तरफ या किसी और वजह से, ये डी फैक्टो एंड डिजूर ये हम बाद में करेंगे। तो अगर किसी फैक्टर की वजह से मैं सही से डिसीजन नहीं ले सकता तो मैं खुद विड्रॉ कर लूँ। दूसरी चीज ये कि if an arbitrator withdraws, a substitute arbitrator shall be appointed। और वो किस तरीके से अपॉइंट होगा, उसी तरीके से या तो हम दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे, अगर हम म्यूचुअली डिसाइड नहीं कर पाते तो फिर हम एटलीस्ट एक एक बंदा तो अपॉइंट करें, वो तीसरे बंदे को अपॉइंट कर लेगा, और अगर वो भी नहीं हो रहा तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट डिसाइड, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, मुझे एक और चीज पूछनी थी कि अगर आपको कन्वीनियंट हो, however you find it best, you decide it for yourself, I do have recordings for all the classes। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा फील हो कि भाई लाइव क्लास से बेहतर रिकॉर्डेड है मेरे लिए, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, और फिर जहाँ पे आपको मसला हो तो वीक के एंड पर, जैसे थर्सडे डिसाइड कर लें या फ्राइडे डिसाइड कर लें, हम उस दिन एक क्लास लेकर पिछले पूरे हफ्ते की जितनी भी आपको कंफ्यूजन हो वो हम क्लियर आउट कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू ऑप्शंस। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लाइव पे जाएं या रिकॉर्डेड पे, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आपको जो बेस्ट लगे अपने लिए आप वो डिसाइड करें। आई जस्ट हैड एन ऑप्शन जैसे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे आपको मतलब आप तो मैम आपने ऑप्शन बताया, उसमें मतलब एक गोल रख सकते हैं कि मतलब इतना टाइम में ये कंप्लीट करना है, वैसे करके करें। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि अब जैसे देखें, अभी जो मेरे पास, मैं वैसे 15 डेज के अंदर कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, तो आपका अगर रिकॉर्डेड में आप जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, तो आप 10 डेज में भी सिलेबस पूरा खत्म कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं होता। रिकॉर्डेड में तो आप जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी, लेकिन अगर आप देखें तो 13 चैप्टर्स हैं आपके पास, तो 13 चैप्टर्स आई थिंक यू कैन इजीली एंड इट विद इन 15 डेज। मतलब मैं ये कहूंगी कि आप क्योंकि मेरा प्लान अभी रमजान के हिसाब से चल रहा है, तो आप रमजान एंड होने से पहले भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं विद ऑल द क्वेरीज। सो इफ यू वांट आई कैन सेंड यू अ प्लान विद द रिकॉर्डेड वन। मैं आपको एक प्लान दे देती हूँ कि भाई रिकॉर्डेड में आप इतने तक आपने खत्म करना है लाजमी। फिर वो प्लान सही रहेगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको ये प्लान भेज देती हूँ और आप तो जैसे आपको बेस्ट लगे ना, आप फिर मुझे बता दीजिएगा, हम वैसे कर लेंगे। मैम एंड नोट्स भी मैम आपने बोला था नोट्स भी भेजेंगे, पर शायद मिला नहीं वहाँ पे। हाँ, नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ही कर रही हूँ। मैं आपको अभी फौरन व्हाट्सएप नहीं करूंगी। हाँ, मैं आपको थोड़े टाइम में व्हाट्सएप करूंगी। एक्चुअली मेरी बैक टू बैक क्लासेस है, आपकी सबसे पहली क्लास थी, अब इसके बाद बैक टू बैक, तो फिर मैं रात में आपको नोट सेंड कर दूंगी। हाँ, तो कोई नहीं मैम। एंड मैम मैं ये पूछा था कि जो आप नोट भेजते हो वहां से मतलब वो पढ़ना इनफ होगा कि बुक भी पढूं? मैं कहूंगी कि बुक पढ़ लें, लेकिन बुक से याद नहीं करना। ठीक है, बुक पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है, बुक तो F9 तक आपने पढ़नी है। उसकी वजह यही है कि अब एमसीक्यूज एमटीक्यूज F9 तक है ना, ये पूरा पेपर तो आपका बिल्कुल ही एमसीक्यूज एमटीक्यूज पे बेस्ड है, लेकिन F9 तक भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एमसीक्यूज एमटीक्यूज आ चुके हैं। तो अब हम अपने तौर पर तो अपना पूरा बेस्ट करें ना, क्योंकि जाहिर है आप पैसे दे रहे हैं मुझे पढ़ाने के। दूसरी चीज ये कि जाहिर है आपकी हार्ड अर्न मनी है। ठीक है, आप ट्यूशन के अलग पैसे दे रहे हैं, आप एग्जाम की अलग फीस दे रहे हैं, so even you would not want to take a chance, even I would not want you to take a chance that way। तो मैं ये कहूंगी कि आप बुक पढ़े, याद आप नोट से कर लीजिएगा, और किट्स आप दोनों की करिएगा। किट्स आप वीकली भी करिएगा, कैप्लन भी करिएगा। मैम फिर से बोलिए ना, आवाज कट गई। मैं ये कह रही थी कि आप
जो किट्स करेंगे ना, प्रैक्टिस किट्स, हाँ वो आप बीटीपी की भी करिएगा और आप कैपलन की भी करिएगा। अच्छा। हाँ ठीक है, यही कह हाँ रही थी। अच्छा ठीक है। उसकी वजह और ये है मैम कि अगेन मैं नहीं चाहूंगी कि आप चांस लें। समझ गया मैम। और मैं ये पूछ रहा था मतलब कप्लान से स्टडी करूँ और यार्ड में आपके नोट से करूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा ठीक है मैम। और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम ठीक है। ठीक है ठीक है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। जब कंफ्यूजन हो 10 दफा पूछेंगे, मैं हाजिर हूँ बताने के लिए, हाँ मेरा मैम काम है। कोई नहीं। ठीक है, हाँ तो आप हाँ बिल्कुल ओके हेजिटेट नहीं करिए, हेजिटेट नहीं करिए। ओके मैम। और आप ठीक है, फ्री हो, जब भी फ्री होगे तो वो प्लान एंड वीडियोज आप भेज दीजिएगा। या बिल्कुल 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 मैं यही करूंगी। प्लान भी मैंने नोट्स में लिख लिया अपने, आपको नोट्स सेंड हाँ करने हैं वो भी लिख लिया, एंड हाँ वीडियो अपलोडिंग भी मैंने नोट्स में लिख लिया। ठीक है, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। बाय मैम।